नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ नैना यादव। लेकर हाजिर हूं खास शो हमारा आक्रमण मिसाइलों की बौछार, वार और पलटवार का तांडव। हर तरफ कोहराम है, हर मोर्चे पर संग्राम और आसमान में ड्रोन का तूफान नजर आता है। हद तो तब हो गई जब एटमी युद्ध की खुली हुंकार भरी जाने लगी है। कहीं विस्तार की नीति के नाम पर सीमाएं लांघी जा रही हैं, तो कहीं कब्जे की खुली धमकियों से दुनिया दहल रही है। और समझिए, ये सिर्फ जंग नहीं, ये भविष्य के विध्वंस की एक बड़ी तस्वीर है जो भविष्य को आग में झोंकने की तैयारी नजर आती है। आज बड़ा सवाल अब ये है कि आखिर किस तरह से जवाबी कार्रवाई की जाएगी, कौन पहल करेगा। सवाल ये, दुनिया आखिर इस तबाही से क्या बच पाएगी। आक्रमण की रणभूमि तैयार है, मिसाइलें तनी है, डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से एक्टिवेटेड हैं और जंग के इस रण की 3 तस्वीरें दुनिया को दे रही है चेतावनी। अगर हमला हुआ तो भयंकर होगा और वो 3 तस्वीरें ये हैं आपके सामने। जी हाँ, पहली तस्वीर जो सामने आई वो ईरान के प्रतिशोध की है। ईरान के प्रतिशोधी बम से इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। धमाकों की गूंज सिर्फ जमीन पर नहीं, वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। ट्रंप के खेमों में हाहाकार है। सवाल यही कि अगर जवाबी हमला हुआ तो क्या हालात काबू से बाहर चले जाएंगे। जो दूसरी तस्वीर नजर आती है वो दूसरी तस्वीर है पिछले 1 महीने से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव की, जो लगातार कम होने की जगह बढ़ ही रहा है। और इसी बीच एक और बड़ा सवाल खड़ा हुआ, क्या ईरान परमाणु बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। अगर ऐसा है तो सबसे ज्यादा हलचल मध्य पूर्व के देशों में है। लेकिन हैरानी की बात यह कि ट्रंप के खेमों में इसकी हलचल साफ तौर से नजर आती है। इस मुद्दे पर खामोशी कुछ खेमों में भी छाई हुई है। क्या ये चुप्पी या ये हलचल आने वाली बातचीत पर असर डालेगी। और जो तीसरी तस्वीर नजर आई है वो आई है रूस और यूक्रेन के बीच तनाव से। अब यूक्रेन में रूस ने मिसाइलों और ड्रोन की बारिश कर दी, इमारतों में आग लगी, चारों तरफ धुआं और राख। शांति की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित हैं, जमीन पर आज भी तबाही का ही मंजर नजर आता है। तो ये वो 3 तस्वीरें हैं, 3 मोर्चे और एक ही सवाल, क्या दुनिया एक साथ कई जंगों की ओर बढ़ रही है या कूटनीति अभी भी हालात को संभाल सकती है। क्योंकि फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और एक चूक दुनिया को भारी पड़ सकती है। आइए चलिए करते हैं शुरुआत आक्रमण की। और ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव अब चरम पर पहुंच चुका है। दोनों तरफ मिसाइलें तनी है, सैन्य ठिकाने अलर्ट पर है और जंग के आसार खुले तौर पर देखने को मिल रहे हैं। अरब सागर से लेकर हॉर्मुज तक फौजी हलचल तेज है। अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर और लड़ाकू विमान तैनात कर दिए तो ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की खुली चेतावनी दे दी। कूटनीति की कोशिशें जारी है, लेकिन बारूद की गंध हर तरफ फैली हुई है। सवाल सिर्फ एक है, क्या बातचीत काम आएगी या दुनिया एक और जंग के करीब है। अरब सागर में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सीधे टकराव की शक्ल लेता दिख रहा है। अमेरिकी सेना ने ईरान के एक ड्रोन को हवा में ही मार गिराया। ये ड्रोन ईरान का शाहेद 139 बताया जा रहा है, जो अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन की ओर बढ़ रहा था। खतरे को भांपते हुए अमेरिकी सेना ने तुरंत कार्रवाई की। अमेरिका के अत्याधुनिक F-35 फाइटर जेट ने ड्रोन को निशाना बनाया और अरब सागर के ऊपर ही उसे तबाह कर दिया।
अमेरिका का कहना है कि ये ड्रोन अमेरिकी वॉरशिप के बेहद करीब पहुंच गया था और इससे सैन्य ठिकानों को सीधा खतरा पैदा हुआ था। ये घटना ऐसे वक्त पर हुई जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपने चरम पर है। मिडिल ईस्ट में जंग का माहौल लगातार गहराता जा रहा है। अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में अपनी सैन्य मौजूदगी तेजी से बढ़ा दी है। अमेरिकी नौसेना ने एयरक्राफ्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन के साथ कई गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर इस इलाके में तैनात कर दिए हैं। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब तक ईरान पर सीधे हमले को लेकर कोई अंतिम फैसला नहीं लिया, लेकिन सैन्य तैनाती ये साफ संकेत दे रही है कि अमेरिका किसी भी स्थिति के लिए तैयार है। दूसरी तरफ ईरान ने भी सख्त रुख अपना लिया है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वो पूरे मिडिल ईस्ट में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों और इजराइल को निशाना बना सकता है। यानी एक चिंगारी पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती है। इस तनाव की पृष्ठभूमि कुछ दिन पहले से ही तैयार हो चुकी थी। ईरान ने 30 जनवरी को ऐलान किया था कि वो हॉर्मुज़ जल डंबरू मध्य में 2 दिन की नेवी एक्सरसाइज करेगा और ईरान ने एक्सरसाइज की भी। इसके अगले ही दिन अमेरिका की सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC को खुली चेतावनी दी। सेंटकॉम ने कहा कि ईरान समुद्र में कोई भी तनाव बढ़ाने वाली हरकत ना करे। अमेरिका ने साफ कह दिया कि सैन्य अभ्यास पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से हो ताकि अंतर्राष्ट्रीय जहाजों को कोई खतरा ना पहुंच पाए। हॉर्मुज़ जलमध्य डमरू दुनिया का सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक है। यहाँ से हर दिन करीब 100 व्यापारिक जहाज गुजरते हैं। दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी रास्ते से होती है। यानी अगर यहाँ पर तनाव बढ़ता है तो उसका असर सीधे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। अमेरिका ने ये माना है कि ईरान को अंतर्राष्ट्रीय समुद्र और हवाई क्षेत्र में काम करने का अधिकार है।
लेकिन साथ ही अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि अगर ईरानी ड्रोन या हथियारबंद विमान अमेरिकी जहाजों के बहुत करीब आए, तेज रफ्तार नावें भेजी गईं या हथियार ताने गए, तो इसे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका का साफ कहना है कि वो अपने सैनिकों, अपने जहाजों और अपने विमानों की सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। अब सवाल उठता है कि सेंटकॉम आखिर है क्या? सेंटकॉम यानी अमेरिकी केंद्रीय कमान मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के कई हिस्सों में सक्रिय है। इसमें मिस्र, इजराइल, पाकिस्तान और कई अन्य देश इस ऑपरेशन एरिया में आते हैं। इसी क्षेत्र में हॉर्मुज, स्वेज नहर और बाब अल मंडेब जैसे दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्ते भी मौजूद हैं। यूएसएस अब्राहम लिंकन 26 जनवरी को ही सेंटकॉम के इलाके में पहुंच चुका था। हालांकि सुरक्षा कारणों से अमेरिका ने अपने सैन्य अभ्यास की पूरी जानकारी सार्वजनिक नहीं की। फारस की खाड़ी में इस वक्त अमेरिका और ईरान दोनों अपनी सैन्य ताकत दिखाने में जुटे हैं। एक दूसरे को खुली और परोक्ष चेतावनियां दे रहे हैं। ईरानी ड्रोन का गिराया जाना सिर्फ एक सैन्य घटना नहीं, बल्कि एक बड़ा संकेत है कि हालात कितने नाजुक हो चुके हैं। बड़ा सवाल यही, क्या ये टकराव यही थम जाएगा या अरब सागर से उठी ये चिंगारी पूरे मिडिल ईस्ट की जंग की आग में झोंक देगी? फिलहाल अमेरिका और ईरान दोनों एक दूसरे की हर चाल पर नजर बनाए हुए हैं और दुनिया सांसें रोक कर देख रही है अगला कदम क्या होगा। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अपनी चरम पर है और इसी बीच अरब सागर में चीन की हलचल ने नई हलचल पैदा कर दी है। चीन का रिसर्च जहाज दायांग येहाओ अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन के आसपास सर्वे करता देखा गया और ये जहाज ईरान के तट से करीब 320 किलोमीटर दूर मौजूद था। आशंका जताई जा रही है कि चीन अमेरिकी सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है। उधर अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी दे दी। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या अरब सागर किसी बड़े टकराव का गवाह बनने वाला है? ईरान और अमेरिका के बीच बढ़ता तनाव अब सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं रहा। ये टकराव अब वैश्विक शक्ल ले चुका है। एक तरफ अमेरिका और ईरान सीधे आमने सामने हैं, तो दूसरी तरफ रूस और चीन भी इस पूरे घटनाक्रम में सक्रिय भूमिका निभाते दिख रहे हैं। अरब सागर में चीन की मौजूदगी ने इस तनाव को और पेचीदा बना दिया है। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच तनाव के ठीक उसी दौर में चीन का एक रिसर्च जहाज अरब सागर में देखा गया। इस जहाज का नाम है दायांग येहाओ, जिसे ओशान नंबर 1 के नाम से भी जाना जाता है। और इस चीनी जहाज की मौजूदगी ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। क्या चीन अमेरिका की सैन्य गतिविधियों पर नजर रख रहा है और क्या वो ईरान को गुप्त जानकारियां दे रहा है?
शिप ट्रैकिंग डेटा के अनुसार चीन का ये रिसर्च जहाज 19 दिसंबर से भारत के पश्चिम में अरब सागर क्षेत्र में सर्वे कर रहा है। और खास बात यह है कि ये चीन का पहला आधुनिक समुद्री वैज्ञानिक रिसर्च जहाज है। इस जहाज में बेहद एडवांस तकनीक है। ये समुद्र की गहराई, समुद्र की सतह के नीचे की बनावट को रियल टाइम में मैप कर सकता है, यानी समंदर के भीतर आखिर क्या चल रहा है इसकी पूरी तस्वीर ये जहाज तैयार कर सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जहाज समंदर में होने वाली असामान्य आवाजों की निगरानी करने में भी सक्षम है। इसका मतलब स्पष्ट है, पनडुब्बियों की गतिविधियां, सैन्य मूवमेंट और अंडर वाटर ऑपरेशन सब पर नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा इस जहाज में सैटेलाइट कम्युनिकेशन और वायरलेस इंटरनेट जैसी सुविधाएं भी मौजूद हैं, यानी जो भी डेटा इकट्ठा किया जाए वो तुरंत बीजिंग तक पहुंच सकता है। अब सवाल उठता है कि ये चीनी जहाज ईरान के तट से कितना दूर है। ओपन सोर्सेज इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स के अनुसार ये जहाज उस समुद्री इलाके में काम कर रहा है जहां अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन भी मौजूद था। हालांकि दोनों जहाजों के बीच सटीक दूरी साफ नहीं हो पाई, लेकिन इतना जरूर है कि ये चीनी रिसर्च जहाज अमेरिकी सैन्य गतिविधियों के काफी करीब देखा गया। जानकारी के अनुसार 27 जनवरी के बाद ये जहाज ईरान के तट से करीब 171 नॉटिकल मील यानी लगभग 320 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। फिलहाल ये जहाज अरब सागर में भारत और पाकिस्तान के तटों के पास अभी भी सक्रिय है। अब इस पूरे घटनाक्रम को अगर अमेरिका ईरान तनाव के बड़े फ्रेम में देखे तो तस्वीर और भी ज्यादा गंभीर हो जाती है। अमेरिका ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम और प्रदर्शनकारियों पर कड़ी कार्रवाई को लेकर खुली चिंता जताई। इतना ही नहीं, अमेरिका ने ईरान को हमले की धमकी भी दी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर यूएसएस अब्राहम लिंकन को दक्षिण चीन सागर से मिडिल ईस्ट भेजा गया। यानी अमेरिका ने खुलकर सैन्य दबाव बनाना शुरू कर दिया है। उधर ईरान भी पीछे हटने के मूड में नहीं है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट में 2 दिन का लाइव फायर नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा की और ये कोई आम समुद्री रास्ता नहीं है। हॉर्मुज स्ट्रेट से दुनिया का करीब 20% तेल सप्लाई होता है और अगर यहाँ पर जरा सा भी तनाव बढ़ा तो तेल की कीमतें, वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ेगा। चीन ने इस पूरे मामले में ऊपर से संतुलित रुख अपनाया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कहा कि चीन बातचीत के जरिए विवाद सुलझाने का समर्थन करता है।
सवाल यही है कि अगर चीन शांति चाहता है तो उसका अत्याधुनिक रिसर्च जहाज अमेरिकी सैन्य जहाजों के इतने करीब आखिर कर क्या रहा है। याद दिला दें कि चीन और ईरान ने साल 2016 में रणनीतिक साझेदारी समझौता किया था और इस समझौते में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति बनी। यानी चीन और ईरान के रिश्ते सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक और सैन्य भी हैं। ऐसे में अरब सागर में चीनी जहाज की मौजूदगी महज वैज्ञानिक रिसर्च मानी जाए या इसके पीछे कोई और एजेंडा है? क्या चीन अमेरिकी सैन्य मूवमेंट का डेटा ईरान के साथ साझा कर रहा है? क्या ये भविष्य के किसी बड़े टकराव की तैयारी है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका, ईरान, चीन और रूस के बीच ये शक्ति प्रदर्शन दुनिया को एक नई जंग की ओर ले जा रहा है? हालात बेहद पेचीदा हैं, सवाल बहुत सारे हैं और जवाब अभी धुंध में छिपे हुए हैं। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौतों को लेकर तनाव चरम पर है और इसी बीच दोनों देशों के बीच बातचीत की तैयारी भी शुरू हो गई। तुर्की के इस्तांबुल में होने वाली इस अहम बैठक में सऊदी अरब और मिस्र समेत कई क्षेत्रीय देश शामिल होंगे। एक तरफ ट्रंप की जंग की धमकियां हैं तो दूसरी तरफ खामनेई की खुली चेतावनियां। अब ऐसे माहौल में ये वार्ता तय करेगी कि टकराव होगा या फिर कूटनीति से तनाव को थामा जाएगा। परमाणु समझौते को लेकर के बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका और ईरान सीधे बातचीत के टेबल पर आमने सामने बैठने जा रहे हैं। ये बातचीत तुर्की के इस्तांबुल में, और खास बात ये कि इस बैठक में सिर्फ दो देश नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की नजरें टिकी हैं। हालात लगभग युद्ध जैसे हैं। एक तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जंग की धमकियां दे रहे हैं तो दूसरी तरफ ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई खुले शब्दों में चेतावनी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो पूरा इलाका युद्ध की आग में झुलस जाएगा। इसी तनाव के बीच शुक्रवार 6 फरवरी को अमेरिका और ईरान राउंड टेबल मीटिंग के लिए तैयार हो गए। इसकी पुष्टि दोनों देशों की तरफ से कर दी गई है। बैठक इस्तांबुल में होगी जहां सऊदी अरब, मिस्र, कतर, संयुक्त अरब अमीरात जैसे क्षेत्रीय देशों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। यानी ये सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत नहीं बल्कि मिडिल ईस्ट की भविष्य की दिशा तय करने वाली बैठक होगी। दरअसल अमेरिका और ईरान के बीच सबसे बड़ा विवाद है परमाणु समझौता।
वही परमाणु समझौता जिसे अमेरिका ने पहले तोड़ा, फिर प्रतिबंध लगाए और अब दोबारा शर्तों के साथ मेज पर लाने की कोशिश कर रहा है। इस बैठक में अमेरिका की तरफ से राष्ट्रपति ट्रंप के खास प्रतिनिधि स्टीव विटकॉफ शामिल होंगे, जबकि ईरान की तरफ से विदेश मंत्री अब्बास अरागची बातचीत की कमान संभालेंगे। शुरुआती बैठक में इस बात पर चर्चा होगी कि बातचीत का ढांचा क्या होगा, किन मुद्दों को प्राथमिकता मिलेगी और क्या दोनों देश वास्तव में किसी समझौते की ओर बढ़ना चाहते हैं। लेकिन इससे पहले अमेरिका ने ईरान के सामने 3 बड़ी शर्तें रख दी हैं। पहली, ईरान को परमाणु संवर्धन पूरी तरह से रोक लगानी होगी। दूसरी, अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को सीमित करना होगा। और तीसरी, क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों यानी हिजबुल्ला, हूती जैसे संगठनों को समर्थन देना बंद करना होगा। ईरान इन शर्तों को शुरू से खारिज करता आया है। ईरान का साफ कहना है कि परमाणु समझौते के नाम पर उसकी सुरक्षा से समझौता किसी भी सूरत में नहीं होगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची कई बार दो टूक कह चुके हैं कि धमकियों के माहौल में कोई बातचीत संभव नहीं है। ईरान की शर्त भी साफ है, अगर बातचीत करनी है तो अमेरिका को सैन्य कार्रवाई न करने का भरोसा देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार सख्त बयान दे रहे हैं। ट्रंप का कहना है कि अमेरिकी नौसैनिक बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है, यानी दबाव भी और बातचीत भी दोनों साथ साथ। इस बयानबाजी के बीच ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई ने चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने कोई भी सैन्य कदम उठाया तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर पड़ेगा और एक बड़ी जंग छिड़ सकती है। इस तनाव के पीछे एक और बड़ी वजह है ईरान के अंदरूनी हालात। ईरान हाल ही में 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद सबसे बड़े विरोध प्रदर्शन देखे गए। दावा किया जा रहा है कि अली खामनेई शासन की सख्ती और दमन में 35,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। हालांकि ईरानी सरकार इन आंकड़ों को स्वीकार नहीं करती। इन प्रदर्शनों के बाद अमेरिका और ईरान के रिश्ते और ज्यादा बिगड़ गए हैं। अब सवाल ये, ईरान आखिर चाहता क्या है? दरअसल परमाणु संवर्धन को लेकर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने दशकों से ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं। इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान खुलकर तेल नहीं बेच पा रहा, हथियारों की खरीद फरोख्त पर रोक है। नतीजा, ईरान की अर्थव्यवस्था गंभीर संकट में है। उसकी करेंसी तेजी से कमजोर हो चुकी है। अगर परमाणु समझौता होता है तो ईरान की सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि अमेरिका सभी प्रतिबंध हटा ले। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता साफ कह चुके हैं कि देश बातचीत के हर पहलू पर विचार कर रहा है और ईरान के लिए समय बेहद कीमती है, क्योंकि ईरान मानता है कि मौजूदा प्रतिबंध गलत और अनुचित है और इन्हें जल्द से जल्द हटाया जाना चाहिए। इधर बैठक में शामिल होने वाले अन्य देशों की भूमिका भी अहम है। तुर्की इस बैठक का मेजबान है। कतर, सऊदी अरब, यूएई और मिस्र भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान द्विपक्षीय और त्रिपक्षीय बैठकों का दौर भी चल सकता है। इससे पहले ट्रंप के करीबी सहयोगी स्टीव विटकॉफ इजराइल का दौरा कर चुके हैं, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, इजरायली सेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। इजराइल भी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर के बेहद चिंतित और किसी भी समझौते पर उसकी नजर बनी हुई है। अब बड़ा सवाल
कि क्या इस्तांबुल की ये बैठक तनाव कम कर पाएगी या ये सिर्फ एक औपचारिक बातचीत बनकर रह जाएगी। क्या ट्रंप और खामनेई धमकियों से पीछे हटेंगे या मिडिल ईस्ट एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ रहा है। फिलहाल दुनिया की नजरें इस्तांबुल पर टिकी हैं, जहां तय होगा जंग या समझौता, टकराव या कूटनीति, क्योंकि इस बातचीत का असर सिर्फ अमेरिका और ईरान पर नहीं बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट और दुनिया की सुरक्षा पर पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वहीं अबू धाबी में शांति की कोशिशों के बीच रूस ने यूक्रेन पर ऐसा धावा बोला कि पूरा देश दहल उठा है। ड्रोन और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए गए। राजधानी कीव समेत कई शहर निशाने पर रहे और एनर्जी सेक्टर पर सीधे सीधे वार हुआ। पावर प्लांट बंद हो गए, यूक्रेन अंधेरे में डूब गया। भीषण ठंड के बीच में बिजली और हीटिंग ठप हो गई और लोगों की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आती हैं। शांति की बात मेज पर है, लेकिन जमीन पर आज भी बारूद बरस रहा है और यूक्रेन में जंग अभी भी जारी है। रूस की मिसाइलों ने एक बार फिर तबाही का तांडव मचाया। यूक्रेन की जमीन आज फिर धमाकों से कांप उठी। आसमान में मौत बनकर मंडराते रूसी ड्रोन और नीचे डर के साए में सिमटी आम जिंदगी। जंग खत्म होने की बातें जरूर होती हैं, लेकिन वो सिर्फ कूटनीति की मेज तक सीमित हैं। जमीन पर आज भी गोला बारूद बरस रहा है और हर धमाकों के साथ उजड़ रही है उम्मीदें। यूक्रेन के शहर कीव से खार्किव तक एक बार फिर निशाने पर हैं। बिजली घर, पानी की सप्लाई, अस्पताल यानी जिंदगी की बुनियादी जरूरतें, सब पर सीधे वार। रात अब सिर्फ अंधेरी नहीं बल्कि डर से भरी हुई है। दिन उजाले के नहीं, धुएं और मलबे के रंग में डूबे हुए हैं। बच्चों की नींदें सायरन से टूटती हैं। माँ बाप की आंखों में बस एक सवाल, अगला हमला कब? रूस की बमबारी जहां जाती है वहां सिर्फ खौफ, खंडहर और खामोशी छोड़ जाती है। मुस्कुराते चेहरे अब मलबे में तब्दील हो चुके हैं। दुनिया शांति की अपील कर रही है, लेकिन धमाकों की आवाज हर अपील को दबा देती है। यूक्रेन आज भी खड़ा है, लेकिन हर दिन थोड़ा और टूट रहा है। और सवाल यही है कि जंग सिर्फ बयानबाजी में खत्म होगी या जमीन पर भी कभी सुकून लौटेगा। लेकिन फिलहाल यूक्रेन में जंग जारी है। रूस और यूक्रेन की जंग ने एक बार फिर खौफनाक मोड़ ले लिया है। रूस ने यूक्रेन पर मिसाइलों और ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला। लंबी दूरी के ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और सीधा निशाना यूक्रेन का एनर्जी सिस्टम। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के मुताबिक रूस ने एक ही रात में 450 ड्रोन और 70 मिसाइलें दागी। यह हमला यूक्रेन की जीवन रेखा, उसके बिजली नेटवर्क को तबाह करने के इरादे से किया गया। राजधानी कीव, खार्किव, ओडेसा के कई शहर अंधेरे में डूब गए। पावर प्लांट बंद हो गए, सबस्टेशन तबाह हो गए, ट्रांसफार्मर और टरबाइन राख में बदल गए। और ये सब उस वक्त जब यूक्रेन भीषण ठंड की गिरफ्त में है। कीव में तापमान -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। अगले दिन भी -16 डिग्री की ठिठुरन बनी रही। सोचिए,
जब बाहर जमा देने वाली ठंड हो और घर में न बिजली हो न हीटिंग, तो हालात कैसे होंगे? कीव के मेयर विताली क्लिट्स्को के मुताबिक सुबह तक राजधानी के 1110 अपार्टमेंट इमारतों में हीटिंग सिस्टम बंद हो चुका था। हजारों परिवार ठंडे कमरों में कैद हो गए। हमले के बाद कीव के रिहायशी इलाकों में आग लग गई। एक किंडरगार्टन क्षतिग्रस्त हो गया, एक गैस स्टेशन तबाह हो गया, कम से कम 5 लोग घायल हुए। यूक्रेन की सबसे बड़ी निजी बिजली कंपनी ने बताया कि अक्टूबर के बाद यह उसके थर्मल पावर प्लांट पर 9वां सबसे बड़ा हमला था। कंपनी का कहना है कि इस साल यह बिजली व्यवस्था पर अब तक का सबसे बड़ा हमला है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साफ आरोप लगाया कि रूस जानबूझकर ठंड के मौसम में यूक्रेन के एनर्जी सिस्टम को निशाना बना रहा है ताकि लोगों को रोशनी, हीटिंग और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं न मिल सकें। जेलेंस्की का कहना है कि यह सिर्फ सैन्य हमला नहीं है, बल्कि आम नागरिकों को ठंड से तोड़ने की रणनीति है। इस बीच इस हमले को लेकर अमेरिका से आया है एक चौंकाने वाला बयान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये रूसी हमला सीज फायर खत्म होने के बाद हुआ है, इसलिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को इसके लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता। ट्रंप के इस बयान ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नई बहस छेड़ दी है कि क्या अमेरिका का रुख बदल रहा है, क्या यूक्रेन पर दबाव बढ़ेगा। खास बात यह है कि यह हमला ऐसे समय में हुआ जब रूस और यूक्रेन अमेरिका की मध्यस्थता में संभावित बातचीत के लिए तैयार हो रहे हैं। दोनों देश संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी में वार्ता में शामिल होने वाले हैं। ये बातचीत बुधवार और गुरुवार को प्रस्तावित है, लेकिन सवाल ये है कि क्या बातचीत से पहले रूस का ये हमला दबाव बनाने की कोशिश है? रूस ने इस हमले में बिजली संयंत्रों के साथ साथ सबस्टेशन, ट्रांसफार्मर, टरबाइन और जनरेटर को निशाना बनाया, यानी यूक्रेन में बिजली नेटवर्क की रीढ़ तोड़ने की पूरी कोशिश। हमले में कीव स्थित द्वितीय विश्व युद्ध से जुड़े राष्ट्रीय संग्रहालय के हॉल ऑफ फेम को भी नुकसान पहुंचाया गया। इतिहास भी इस जंग में महफूज नहीं रह पाया। रूस की बमबारी सिर्फ इमारतें नहीं तोड़ रही है, बल्कि यूक्रेन की रोजमर्रा की जिंदगी को ठप कर रही है। इस बीच नेटो की ओर से यूक्रेन को समर्थन का भरोसा मिला है। नेटो महासचिव मार्क रूटे ने यूक्रेन की संसद में कहा कि नेटो देश यूक्रेन की मदद जारी रखेंगे। रूटे के मुताबिक पिछले साल से अब तक नेटो देशों ने यूक्रेन को 75% मिसाइलें और 90% एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया कराए हैं।
वहीं राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सहयोगी देशों से और ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भेजने की अपील की है, क्योंकि यूक्रेन जानता है अगर आसमान सुरक्षित नहीं तो जमीन पर जिंदगी मुमकिन नहीं। फरवरी 2022 से शुरू हुई जंग को 4 साल पूरे होने को हैं, लेकिन न अंत नजर आता है न राहत। एक तरफ कूटनीति की बातें, दूसरी तरफ मिसाइलों की मार। सवाल वही कि क्या अबू धाबी की वार्ता जंग को थाम पाएगी या यूक्रेन की सर्द रातें और भी लंबी होंगी, क्योंकि फिलहाल यूक्रेन में जंग भी जारी है, ठंड भी और संघर्ष भी चरम पर है। रूस यूक्रेन युद्ध एक ऐसा युद्ध जो सिर्फ सीमाओं के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की कीमत पर लड़ा जा रहा है, और इस युद्ध में अब तक लाखों सैनिक अपनी जान गंवा चुके हैं। दोनों देशों के कई बड़े शहर जो कभी आधुनिकता और विकास की मिसाल थे, खंडहरों में तब्दील हो चुके हैं। ऊंची ऊंची इमारतें जो कभी जीवन से भरी थी, आज सिर्फ मलबे या फिर यादों का ढेर है। अगर ये युद्ध नहीं थमता तो आने वाले फरवरी के आखिर में 4 साल पूरे हो जाएंगे, और इन 4 सालों में लगातार गोलीबारी हुई, लगातार मिसाइलें हुई, दागी गई हमले हुए, लगातार डर और अनिश्चितता ही बढ़ी है। इन 4 सालों में कई बार सीज फायर की बातें हुई, कई बार लगा कि शांति की एक किरण दिखाई दे रही है, लेकिन हर बार कोई न कोई जिद आड़े आ जाती है। वार्ता शुरू होती है, फिर रुक जाती है या ठहर सी जाती है। क्योंकि रूस और यूक्रेन दोनों के अपने अपने निहित एजेंडे हैं, दोनों अपनी अपनी शर्तों पर अड़े हैं। कोई इलाके की बात करता है, कोई सुरक्षा की गारंटी मांगता है, कोई इतिहास का हवाला देता है तो कोई भविष्य की रणनीति का। और इसी टकराव के बीच जैसे ही मौका मिलता है, एक दूसरे को सबक सिखाने के नाम पर फिर से हमला कर दिया जाता है। बम बरसते हैं, मिसाइलें दागी जाती हैं, ड्रोन के जरिए रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया जाता है। नतीजा मौत का तांडव। इन हमलों में सुहागिनें विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं, माताएं अपने बेटे बेटियों को हमेशा के लिए खो रहे हैं। ये सिर्फ 2 देशों की लड़ाई नहीं रह गई है, ये सत्ता, प्रभाव और साजिश का एक भयानक खेल बन चुका है। इस महायुद्ध में मौत के सटीक आंकड़े अब तक कंफर्म नहीं हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स, सरकारी बयान और स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा इकट्ठा किए गए ये डेटा साफ संकेत देते हैं कि लाखों लोगों की जानें इस युद्ध की भेंट चढ़ चुकी है। इसके बावजूद हालात ऐसे नहीं दिखते कि ये खूनी खेल निकट भविष्य में खुद ब खुद थम जाएगा।
दोनों देश अमन चैन की बात तो करते हैं, शांति की बातें भी करते हैं, लेकिन शांति की राह पर 2 कदम भी चलने को तैयार नहीं दिखते। शब्दों में शांति, लेकिन जमीन पर लगातार बारूद। फिर भी इन तमाम अंधेरों के बीच उम्मीद की एक हल्की सी रोशनी अब भी जिंदा है। दुनिया उम्मीद कर रही है कि यूक्रेन के जेलेंस्की और रूस के पुतिन निकट भविष्य में सीधी और सार्थक वार्ता करेंगे। शायद किसी समझौते की मेज पर जंग से ज्यादा जिंदगियों को अहमियत दी जाएगी। शायद एक ऐसा युद्ध विराम होगा जो सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि जमीन पर भी लागू होगा। क्योंकि अगर युद्ध और लंबा चला तो हार किसी एक देश की नहीं होगी, हार पूरी इंसानियत की होगी। अब सवाल यही है कि 4 साल पूरे होने से पहले ये जंग थमेगी या इतिहास में एक और लंबा खूनी अध्याय जुड़ जाएगा। रूस और यूक्रेन युद्ध को करीब 4 साल पूरे होने को हैं और इन 4 सालों में यूक्रेन ने जंग ही नहीं लड़ी बल्कि बहुत कुछ खोया भी। इलाके, शहर और अनगिनत जिंदगियां। इन लगभग 4 साल की जंग में यूक्रेन के कई इलाके उसके हाथ से निकल चुके हैं। ऐसा लग रहा था कि मानो जिस तरह से सर्द दिन और सर्द रातें हैं वो एक उम्मीद और राहत यूक्रेन और रशिया के लोगों के लिए लेकर आए, लेकिन ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आता। दोनों ही देश दोनों ही तरफ से सेना लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है और रूस की तरफ से बीते कुछ दिनों में सबसे ज्यादा घातक प्रहार एक के बाद एक किए गए और यही वजह है कि खुद अब ज़ेलेंस्की इधर उधर लगातार चर्चा कर रहे हैं। लगातार ये कोशिश की जा रही है कि स्थिति सामान्य हो, कंट्रोल में आए, लेकिन वो हालात कब बनेंगे ये कोई नहीं जानता। यहाँ पर वक्त एक ब्रेक का। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप लाइव देख सकते हैं इन सभी प्लेटफॉर्म्स पर।